और मुझे बहुत गौर से गुस्से वाली नज़र से देखने के लिए इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हनीफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने गुस्से की नजर से नहीं देखा था। मैंने चलता है ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल कभी कभी चलता है। मैंने ये देखा था कि आप इतनी ज़्यादा वेट कॉन्शियस हैं माशाल्लाह, और अपनी फिगर्स के हवाले से इतनी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि अगर 1 पाउंड भी आपका वज़न बढ़ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि आप घटाघट जो है तो वो बिस्किट्स जो है तो वो खाए चली जा रही हैं। अच्छा, ये बेकरी आइटम होते हैं डॉक्टर साहब, I'll work it out, मैं सोते में हजम कर लूंगी डॉक्टर। और चले तो ये जो बेकरी आइटम होते हैं बेसिकली ये बड़ा हाई सोर्स होते हैं आपके जो है तो वो कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करने के लिए और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये प्योरली जो है मैदा, चीनी और घी या मक्खन उनमें जो है तो ये प्रिपेयर्ड किए जाते हैं और वाफिर मकदार में जो है तो वो इनमें ये तमाम कार्बोहाइड्रेट और फैटी एलिमेंट्स जो है तो वो मौजूद होते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने वज़न को कंट्रोल रखना चाहते हैं या अपने वज़न में कमी करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली जो है तो उनको बेकरी आइटम से जो है तो वो अवॉइड करना चाहिए, और ख़ुसूसन मीठे बिस्किट वगैरह या ये सारी चीज़ें। सोचती हूँ दो चीज़ें की तरफ मैं बता दूं कि जो रस्क होते हैं, सादे पापे जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, लो कैलोरी होता है। अगर वो मीठे ना हो तो नॉर्मल जो पापे होते हैं वो 2 पापे आप एक वक्त में नाश्ते में ले सकते हैं। या पापे की न्यूट्रिशनल वैल्यू बताएं मुझे। मैंने उसको कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत लाइट वेट होते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा मैदा और बहुत ही थोड़ा सा चीनी, हल्का सा कौन सा विटामिन या कौन सा मिनरल तो उसमें से मिल रहा है, क्या मिल रहा है? देखिए, जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट चीजें होती हैं इनमें सबसे ज्यादा मिकदार तो स्टार्च की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, क्योंकि वो मैदे में होती है, प्लस उसके अंदर चीनी डाली जाती होगी यकीनन, क्योंकि तभी वो थोड़ा सा जो है तो वो हमें मीठा महसूस होता है। कुछ जो है तो उसके अंदर सूजी का इस्तेमाल भी करते हैं कुछ लोग पापे के एलिमेंट में, कुछ खारे पापे भी आते हैं। ये जो है ये सारे कार्बोहाइड्रेट जो है तो वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज तो हैं, इनकी बिल्कुल न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं। मैं समझता हूँ कि 2 पापे में मिला के 80 to 100 कैलोरीज जो है तो वो जरूर होंगी। जिस तरह के एक ब्रेड के स्लाइस में तकरीबन 40 कैलोरीज जरूर होगी डॉक्टर साहब, लेकिन उसका फायदा देखिए, फाइबर तो चलो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। फायदा 2 तरह से है। एक तो ये कि कुछ ना कुछ तो आपके मैदे को फुलनेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है, मैदे के फुलनेस के लिए चाहिए तो, और कुछ ना कुछ आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज चाहिए होते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ब्रेन को जो है तो वो शुगर चाहिए होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम चाय के अंदर 2 चमचे चीनी डाल के ब्रेन की वो शुगर को पूरा करें। ये वट एवर वी आर ईटिंग, रोटी खा रहे हैं या मतलब वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, इनके अंदर नेचुरल शुगर जो है तो वो मौजूद होती है, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारी शुगर को मेंटेन करने के लिए, जिसको हम फ्रक्टोज लेवल या सुक्रोज लेवल कहते हैं। दूध के अंदर जो है तो वो शुगर होती है, लैक्टोज होता है। तमाम जो सब्जियां हैं जो ज़मीन में उगती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में शुगर का लेवल होता है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल होता है। तो इसलिए एडिड शुगर जो होती है वो किसी हद तक नुकसानदेह होती है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो डायबिटिक के पेशेंट्स हों या उन लोगों के लिए जो डायबिटिक प्रॉन हो। डायबिटिक प्रॉन मीन्स कि अगर आपके फैमिली में डायबिटिक की हिस्ट्री मौजूद है, मम्मी या फादर में से किसी को डायबिटीज़ जो है तो वो रही है या है, तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 तरह की डायबिटीज़ होती है। एक तो जेनेटिकली जो आपको इनहेरिट में आती है, और दूसरी जो है तो एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड डायबिटीज़ जैसे अभी इससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे लोग जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और एडिड शुगर का इस्तेमाल जो है तो वो ज़्यादा करते हैं, उनके लबलबे पर जो है तो वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता चला जाता है। लबलबा जो है तो वो इंसुलिन, पेंक्रियाज जो है तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। उसकी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की एक सलाहियत है, कैपेसिटी है। जब वो अपनी कैपेसिटी को फुलफिल कर लेता है या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप जो है तो वो शुगर ले रहे होते हैं, तो एक हद तक तो आपकी शुगर को न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस करता है बॉडी में। लेकिन जब आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो उस शुगर को बैलेंस नहीं कर पाता और वो शुगर का लेवल आपके बॉडी के अंदर जो है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बड़ा सिंपल सी बात है। तो अब जब लोगों को, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, लोगों के जहनों में ये कंसेप्ट है कि इंसुलिन जो है तो वो बड़ी हार्मफुल होती है, और वंस अगर कोई इंसुलिन पे आ गया तो पूरी ज़िंदगी उसको जो है तो वो इंसुलिन लेना पड़ती है। जबकि मेरी जो नाक़िस मालूमात है उसके मुताबिक इंसुलिन जो है वो बहुत सेफेस्ट जो है तो वो मेडिसिन है आपकी शुगर को, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये वही चीज़ होती है जो आपका लबलबा प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो आप अपनी लापरवाही की वजह से उसको जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, वक्त से पहले उसका लेवल जो है तो वो आप कंज्यूम कर चुके होते हैं, और आपको फिर एडिड इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, इजाफी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको, मैं ये नहीं कहता आप खुद से इंसुलिन लेना शुरू कर दें, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका डॉक्टर जो डायबिटोलॉजिस्ट है या आपका फैमिली फिजिशियन
फिजिशियन आपको इंसुलिन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है तो ज़रूर उसके मशवरे पर अमल करें और अपनी शुगर के लेवल को जो है तो वो कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर का लेवल जो है वो अगर ज़्यादा रहेगा, शुगर का मर्ज जो है वो एक दीमक की तरह है बॉडी में, उसमें आपके किडनी भी जो है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं, आपका रेटाइना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, आपकी जो पेरिफ्रीज हैं यानी कि माइक्रो सर्कुलेशन जहाँ जहाँ है वहाँ जो है तो वो पेरिफ्रीज कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, आपके दिल की नालियाँ जो है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है और इस तरह बेतहाशा बीमारियाँ जो है तो वो शुगर से रिलेटेड होती हैं। इन्फेक्शन कोई हो जाए तो शुगर जो है तो वो उसको बहुत अच्छा मीडिया प्रोवाइड करती है। तो ऐसे तमाम लोग जो डायबिटीज़ हैं या जिनकी फैमिली में मीडियम प्रोवाइड करती है बढ़ने का, ऐसे तमाम लोग जो डायबिटीज़ हैं या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो वो जो भी अभी चीज़ें बताई गई हैं उन हिदायत पर जो है तो वो अमल करें और मतलब सुने सुनाए या देखे दिखाए टोटकों पर अमल करने से बेहतर है कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर के मशवरे पर जो है तो वो भरपूर अमल करें। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक और चीज़ आज सोच के भी आई थी कि आपसे भी पूछूंगी। डॉक्टर साहब, लोग ग्लूटाथायोन के यूज़ की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे डे बाय डे जो है वो माइल नज़र आते हैं, जो कि ठीक है क्योंकि अभी तक वो FDA अप्रूव्ड है नहीं तो उसके अभी कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके सामने एज फार एज आई नो नहीं आया। सिर्फ एक दो बार ऐसा मैंने ज़रूर सुना है कि कुछ लोगों को वो शुरू करने से बर्ड्स की बीमारी हो गई, तो बर्ड्स में उनको ऐसे हुआ कि उनको कभी ऐसा था नहीं, शायद कोई फैमिली टेंडेंसी थी या लिवर फंक्शन शायद उनका प्रॉपर नहीं था या कुछ भी ऐसा था, तो वो पैचेस में वाइट होना शुरू हो गए और फिर वो उल्टा ही हो गया सीन, मतलब व्हाटएवर दे वांटेड तो वो से तो उल्टा ही हो गया। तो वो कुछ लोगों के साथ हुआ, कुछ लोगों के लिवर पे से ज़्यादा लोड पड़ा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और साइड इफेक्ट जो इससे रिलेटेड आया? मैंने अभी तक ग्लूटाथायोन से रिलेटेड विटेलाइगो जो है तो वो नहीं देखा। अच्छा, मैंने पढ़ा। अच्छा, आपने पढ़ा या देखा? तो मतलब अगर उसको कंसीडर करें, सोचें तो मतलब बनता है कि क्योंकि वो आपके वाइट अपने मेलानोसाइट्स जो ब्राउन सेल्स होते हैं उनको जो है तो वो डिस्ट्रॉय करता है, उनके सिंथेसिस को जो है तो वो ब्रेक करता है। तो ग्लूटाथायोन से विटेलाइगो होना मतलब साइंटिफिकली अगर जहन को दौड़ाया जाए तो किसी हद तक बनता तो है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे किसी क्लाइंट में या किसी भी पेशेंट ने मुझे रिपोर्ट नहीं किया कि मैंने इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद मुझे जो है तो वो बर्ड्स की बीमारी हो गई। ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री होगी, टेंडेंसी होगी, क्योंकि 30% ऑफ द केसेस ऑफ विटेलाइगो जो बर्ड्स के मरीज होते हैं उनमें से 30% वो लोग होते हैं जिनके फैमिली में बर्ड्स मौजूद होता है, उनके माँ बाप में से या नाना नानी दादा दादी में कहीं ना कहीं बर्ड्स की हिस्ट्री जो है तो वो मिलती है। अगर 100 मरीज हमारे पास आते हैं तो 30 मरीज उसमें ऐसे ज़रूर होते हैं जिनकी फैमिली में बर्ड्स की हिस्ट्री जो है तो वो मौजूद होती है। तो मैंने एक और बात, आप यही फिर ओके, एक और बात मैंने इसमें ये सुनी कि आप जब किसी चीज़ के ऊपर उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे आप घर में एक कॉकरोच मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कॉकरोच कैसे रिटेलिएट करता है, कभी वो उड़ता है, कभी वो भागता है, कभी वो एक जगह पे वो करता है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उससे पहले वो चीज़ जो है ना रिएक्ट करती है, तो करती है, रिएक्ट करती है। मेलानोसाइट्स भी जिंदा सेल हैं आपकी बॉडी के, नॉर्मल सेल्स हैं, अपनी ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो वो ये भी होता है, इसीलिए बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि बहुत जल्दी आपको जो है, बल्कि अक्सर औक़ात में अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी इस दवा के इफेक्ट्स को एक्सपेक्ट ना करेंगे। अभी आपने शुरू किया, ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन लगवाया और फ्रेकल्स की फॉर्म में, मोल्स की फॉर्म में, इस फॉर्म में खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं इत्तफाक नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो फ्रेकल्स में, मिलाज़मा में जो जितने भी पेशेंट्स को ग्लूटाथायोन दिया है उनके फ्रेकल्स और मिलाज़मा जो हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ राफिया, आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप देखें कि ये जो बॉडी रिएक्शन होता है, अगर आपने डोज अप्रोप्रिएट डोज डिसाइड की है तो आपकी डोज जो है तो वो डोमिनेंट रहेगी, आपकी मेडिसिन जो है तो वो डोमिनेंट रहेगी। और अगर आपने इनअप्रोप्रिएट डोज दी है, आपने लोअर डोज में जो है तो वो कोई भी चीज़ दी है, तो आपके जो बॉडी का एंटीजन रिएक्शन है वो जो है तो वो डोमिनेंट रहेगा और उस दवा के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत जो है तो वो पैदा हो जाएगी। तो आप जो बात कर रही हैं वो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन की है, जो बॉडी में हर चीज़ के खिलाफ होता है। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं, अगर वही एंटीबायोटिक हम लोअर डोज में देते हैं तो जरासीम और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन अगर वही एंटीबायोटिक हम प्रॉपर अप्रोप्रिएट डोज में देते हैं तो फिर उससे जरासीम जो है तो वो मरते हैं। बेसिकली जब कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर जाती है तो एक जंग शुरू होती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या उस चीज़ को रिजेक्ट करना है। डॉक्टर साहब, इसमें इस जंग के बीच में
वो पेशेंट क्या फील कर रहा होता है, मतलब उसके ऊपर भी तो कोई रिएक्शन आ रहा होगा ना। पेशेंट की जो फीलिंग्स होती है ना, पेशेंट सिम्टम्स रिलीफ चाहता है बेसिकली। पेशेंट की जो साइकी है वो ये है कि वो अपनी सिम्टम्स को, वो जो भी कंप्लेंट्स लेकर आया है वो उस सिम्टम्स को जो है तो वो रिलीव करना चाहता है। वो अगर मिसाल के तौर पे काले रंग के साथ आया तो वो चाहता है कि उसका रंग गोरा हो जाए। उसे और किसी चीज से गर्ज नहीं होती कि मतलब आप लोअर डोज दे रहे हैं, अंडर डोज दे रहे हैं, ओवर डोज दे रहे हैं, उसको पता भी नहीं होता है। ठीक है, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो सेफ साइड पे रहते हुए रिस्क बेनिफिट रेशियोज को जो है वो कैलकुलेट करके जो है तो उसके लिए मेडिसिन का इंतखाब करे और जहां जरूरी हो वहीं उसको उस मेडिसिन की तरफ ले जाए। पेशेंट की फरमाइश पर जो है वो ट्रीटमेंट ना करे। एक अच्छा डॉक्टर कॉम्पिटेंट डॉक्टर, सिंसियर डॉक्टर कभी भी पेशेंट की फरमाइश पर जो है तो वो ट्रीटमेंट नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि आप जो है तो वो हमको ग्लूटाथाइन लगा दें या बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। टीवी में सुनते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लोग जो है तो वो ऊट पटांग चीज़ें भी बाज़ौक़ात जो है तो वो कर रहे होते हैं कि जी ऑक्सीजन थेरेपी कर दें, फलाना जी ये वाली जो है तो वो ट्रीटमेंट कर दें और उल्टे सीधे जो है तो वो प्रोटीन ट्रीटमेंट कर दें। तो मतलब मैं कभी भी जो है कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ कॉम्पिटेंट पर्सन, अगर आपको अपने शोबे पे, अपने जो अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है उसमें आपको कॉन्फिडेंस है, एतमाद है और आपको उस पर महारत हासिल है जितनी भी है, तो आप कभी भी पेशेंट की फरमाइश पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जब बालों की ट्रांसप्लांट के लिए लोग आते हैं तो उनकी बड़ी कोशिश होती है कि मैक्सिमम उनकी हेयर लाइन जो है वो नीचे से नीची हो जाए। जितनी नीची हो वो समझते हैं कि हेयर लाइन उतनी अच्छी लगेगी, हम उतने ही जो है तो वो यंग नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन हम कभी भी जो है तो वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया से जो है तो वो नहीं जाते। अगर पेशेंट नाराज भी होता है तो आई स्ट्रेटली रिफ्यूज कि देखिए ये आप तो अभी करवा लेंगे, अपनी हेयर लाइन नीचे करा लेंगे, कल जब आपका रिजल्ट आएगा और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो कोई भी शख्स इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि ये आपने फरमाइश पे बनवाई थी। ठीक है, अल्टीमेटली जो ब्लेम आएगा वो तो क्यों तुम्हारा डॉक्टर पागल था क्या, उसको yes, समझ में आ रहा था। एग्जैक्टली, तो अच्छा डॉक्टर वही है जो अपनी पेशेंट की सुनता जरूर है, उसको उसके आइडियाज को, उसकी रिक्वायरमेंट को कंसीव करता है, उसको एडमिट करता है, लेकिन फिर उसके बाद जो इम्पोज होता है, जो इम्प्लीमेंट करता है, वो अपनी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको जो है तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। जहाँ भी फरमाइशी इलाज होते हैं मैं ये समझता हूँ कि वो ज्यादती होती है पेशेंट के खुद के साथ भी, और डॉक्टर जो है तो वो ज्यादती कर रहा होता है अपने प्रोफेशन के साथ और अपने मरीज के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें मुझे बताएं कि हम, अच्छा खैर अब पहले एक छोटा सा ब्रेक आ गया, एक ब्रेक है जी, उसके बाद हम अभी इसी टॉपिक पे ही हम लोग थोड़ी देर तक स्टिक करेंगे, फिर और चीज़ों पे जाएंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अभी हम थोड़ी ग्लूटाथायोन पे ही बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं इसको जितना भी कह लूँ ये फिर भी हम लोगों की एक ज़रूरत सी है। ठीक है, एक कॉल है पहले हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मंजूर इलाही खोड़ नहीं बुला रही पूछ मॉर्निंग डिलाइट में कैसे हैं? आज तो तबीयत बिल्कुल सेट लग रही है मंजूर साहब आपके। बस ये सब आपकी बहनों की दुआओं की वजह से और सब आपके दोस्तों की वजह से, मेट्रो की पूरी टीम की वजह से और हमारे डॉक्टर साहब की वजह से। क्या बात है भाई। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? और सुने बबलू ठीक है? बबलू माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो क्या है कि ब्लैकमेल करता है कि पापा अब ये है वो है, पेपर सिर पे आ गए हैं, तो एक का छुट्टी भी मार जाता है और अपने कामों में लगा है। लेकिन दुआ करे मेरा बेटा के इस दफा इम्तिहानों में पास हो जाए, वो उसके एग्जाम में भी पास हो, और उसको आप शाम में 1 घंटा जो है तो फिजिकल गेम्स जो है वो जरूर खिलाया करें उसको। 1 घंटे के लिए जो है तो बाहर खुली जगह में भेजें ताकि वो थोड़ा खेले कूदे, उससे उसका जिस्म भी नशोनुमा पाएगा और जहन भी नशोनुमा पाएगा। ये जो 11 डॉक्टर साहब वो ये है ना कि हमारे अपना घर के बाहर एक छोटा सा घर है, बड़ी काफी जगह है, तो वहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे सारे घूम फिर के। वो बहुत जरूरी है इनके जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए। ये जो 11-12 साल के बच्चे होते हैं इस वक्त इनके हुदूद हार्मोन्स जो है तो वो बन रहे होते हैं, और इस वक्त अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखते हैं तो वो हार्मोन्स बहुत तेजी से बनते हैं और ग्रोथ जो है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बिल्ट आपके बच्चे की जो है तो बहुत अच्छी होती है, हाइट जो है तो डिसाइड हो रही होती है और 2-3 साल के बाद जो है तो वो फिक्स हो जाती है, उसके बाद मजीद नहीं बढ़ती। तो ये तमाम चीजें जो है तो उनको मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चे पे तवज्जो दीजिए। आप उसको लाड प्यार जो है वो जरूर करें, लेकिन उसकी तमाम चीजों में बैलेंस रखें। पढ़ाई में भी बैलेंस होना चाहिए, उसके खेलकूद में भी बैलेंस होना चाहिए, और थोड़ा सा उसकी उम्र के बच्चों में जो
उसके हम उम्र बच्चे हैं, हम उम्र लड़के हैं, उसमें जो है तो उनको कोई 1-8 घंटा जो है तो वो फ्रीली एक्सेस दिया जाए ताकि वो एक दूसरे के साथ खेलें और अपने जो व्यूज़ हैं वो उनको शेयर कर सकें। उन पर नज़र रखना जो है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चों पर नज़र रखना, नज़र से मतलब ये है कि उनके दोस्तों पर भी नज़र रखना कि जो आपके बच्चों के दोस्त हैं वो किस तरह के हैं, उनका उठना बैठना किस तरह के बच्चों के साथ है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा पाकिस्तानी नौजवान जो है तो आप तश्कील दे सकेंगे। और आप यकीन कीजिए कि अगर आपने पाकिस्तान को अच्छे नौजवान दे दिए तो ये आपका इतना बड़ा एहसान होगा आने वाली नस्ल पर कि जिसको जो है तो वो सदियों याद रखा जाएगा और कभी भी फरामोश नहीं कर आने वाली नस्ल में उसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा जरूरत जो है तो वो महसूस की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने इनके हाइट की बात हुई, वैसे तो हम ग्लूटाथायोन पे बात कर रहे थे। अभी रिसेंटली मैं ऐसे एक पार्क में गई हुई थी तो मैंने वो पार्क में देखा कि वो बच्चों के झूले नहीं होते वो झूल रहे हैं। एक माँ जो थी वो मतलब शी मस्ट बी लाइक 4'9" समथिंग यू नो, और उनके हस्बैंड भी उनके साथ थे, ही मस्ट बी 5'1" समथिंग। दोनों ही छोटे छोटे थे और उनके 2 छोटे छोटे और भी बच्चे थे। एक और बच्चा था जो थोड़ा सा बड़ा था, मतलब 5-6 साल का होगा, उसको वो लटका रहे थे और अम्मा सिर्फ उसको पंजाबी में कह रही थी, मैं वो एग्जैक्टली वैसे रेप्लिकेट नहीं कर सकती, कि लटको ताकि तुम लंबे हो, लटको ताकि तुम लंबे हो। सर शी वांटेड टू से समथिंग लाइक दैट। तो मैं सोच रही थी, फिर मैंने इसके अम्मा अब्बा को देखा और फिर मैंने कहा कि कितना लंबा हो जाएगा ये, मतलब नहीं, लटकने से लोगों के जहन में आम जो कंसेप्ट है वो ये कि बॉडी खिंचती है तो उससे लंबी होती है, लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है तो एक्सक्रीट होता है और वो जो है तो ये आपके गर्दन के या नेक वाले हिस्से के अंदर मौजूद होता है। तो जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, लटकते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो वो हमें हमारी यहाँ नेक की मूवमेंट जो है तो वो बहुत ज्यादा होती है, उससे जो ग्लैंड है वो एक्टिव होता है और ग्रोथ हार्मोन जो है तो वो सेक्रेट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन के हवाले से एक और बात बता दूं कि जब बच्चा सो रहा होता है, चीज वो भी तो होती है ना, जीन्स के अंदर डिटरमाइंड है, लेकिन आप उसको इंकरेज करें कि वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी करा रहे थे बजाय इसके कि वो मतलब हिलने जुलने वाले झूलों पे उसको बिठाते। मतलब मैं अगर होता तो इस तरह के पेरेंट्स की मतलब हौसला अफजाई करता कि वो बजाय मशीनी झूलों पे उससे बिठाने के वो उसको फिजिकली जो है तो वो एक्टिव करा रहे थे, एक्सरसाइज करा रहे थे, मूवमेंट करा रहे थे उसकी बॉडी की। उनका ख्याल अपने तय जो है वो जो कुछ भी हो लेकिन वो चीज़ अच्छी करा रहे थे। अच्छा, इसमें मैं देखिए डॉक्टर साहब, ये वाली बात बहुत अच्छी है कि चलो वालिदैन जो है ऐसे सोच रहे हैं वो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बच्चे का साइकोलॉजिकली एक एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो बच्चा ऑफ कोर्स जो अपनी टेंडेंसी लेकर आया है, जो उसकी जीन्स में है, वो चलो कुछ नहीं होगा तो 5 तक चलो पहुंच गया, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि देखिए, मैं जीन्स के बारे में हमेशा कहता हूं कि जीन्स जो है बाज़ औक़ात डोमिनेंट होती हैं, बाज़ औक़ात सुप्रेस होती हैं। ठीक है, अगर जीन्स डोमिनेंट हो जाएगी तो फिर आपके अंदर वही क्वालिटीज होंगी जो आपके पेरेंट्स में हैं, लेकिन अगर वो जीन्स आपकी सुप्रेस रहेगी, वो डोमिनेंट नहीं होगी ड्यू टू एनी एक्टिविटी, अगर आपने उस जीन्स को डोमिनेंट नहीं होने दिया तो फिर आप जो है तो वो कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं अपने जेनेटिक जो है तो वो वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जीन्स में आपके गंजपन के जीन्स आ गए हैं तो आप में भी जो है तो वो गंजपन होना है। अगर आपके फादर गंजे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तो वो गंजे होंगे, आपके बाल गिरेंगे। इट डिपेंड्स कि आइदर योर जीन्स बिकम डोमिनेंट और इट विल रिमेन सुप्रेस। ठीक है, अगर जीन्स डोमिनेंट होगी तो डेफिनेटली आपके बाल गिरेंगे और अगर जीन्स जो है तो वो सुप्रेस रहेगी तो आपके बाल जो है तो वो नहीं गिरेंगे। तो इसी तरह अगर आपके फादर के बाल हैं तो या आपके तमाम बड़े भाइयों के बाल मौजूद हैं तो आप हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके भी बाल मौजूद रहेंगे। आपके बाल गिर सकते हैं अगर आपकी जीन्स जो है तो वो डोमिनेंट हो जाए। ठीक है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अब्बू के पूरे बाल थे, मैंने अपने 2 तायाओं को देखा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, तो उनके भी पूरे मुकम्मल बाल थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बालों का प्रॉब्लम जो है तो वो मेरे ददियाल में या मैं समझता हूँ कि मेरे ननियाल में भी नहीं रहा, कहीं नहीं नज़र आया। हम 5 भाई हैं, 5 भाई में से 4 भाइयों के बाल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं, अपनी मतलब वो अच्छी उम्र को जो है तो वो सारे पहुँच गए हैं, मतलब जवानी की उम्र क्रॉस कर रहे हैं, मतलब 30 से प्लस हो गए। छोटा वाला भाई भी जो है तो वो 30 से प्लस है, तो किसी के बाल भी जो है तो वो नहीं गिरे हैं, नहीं कम हुए हैं, लेकिन मेरे बाल जो हैं तो वो गिर गए, कम हो गए। तो आई डोंट नो क्यों, और मुझे अल्लाह ताला ने शायद इसी शोबे से एक वो भी तो होता है ना, एक हेयर स्टाइल खवातीन जो अपना फोरहेड कम करने के लिए सामने से वो बैंग्स गिरा देती हैं छोटे छोटे, तो क्या मर्द हजरात ऐसा कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकते? क्योंकि उनका आपने कहा हेयर लाइन नीचे हो
तो वो हेयर लाइन नीचे मतलब हो जाएगी ऑटोमेटिकली? देखिए करते हैं लोग हेयर लाइन को, बाजों का जिनकी हेयर लाइन नीचे होती है वो उसको थ्रेड करके या शेवर करके हेयर लाइन को ऊपर ले जाते हैं और उसको शेप देते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। इवन के लेजर कराने भी जो है तो हमारे पास आते हैं कि हेयर लाइन को रिड्यूस करते हैं। मैं तो उसको बहुत ही ज्यादा कंडेम करता हूँ कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपके अगर जेनेटिकली इफेक्ट्स आए तो आपके इन बालों ने गिरना है तो अभी आप इसको जो है तो वो लेजर ना कराएं, अगर अर्ली एज में कोई आ रहा होता है तो। और फिर अगर लेट एज में आते हैं तो डेफिनेटली बाल जो है तो वो सफेद हो चुके होते हैं, और जब बाल सफेद हो चुके होते हैं तो उनके ऊपर लेजर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी अपनी जो है तो वो अपनी शख्सियत के हिसाब से वो महसूस करते हैं कि वो उनको ये हेयर लाइन अच्छी लग रही है या उनको इस तरह का हेयर लाइन जो है तो वो पसंद है, या वक्त के साथ साथ उनकी जो ख्यालात हैं, उनकी सोच जो है अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से तब्दील होती रहती है। कोई इंस्पायर हो जाते हैं वो किसी भी मीडिया पर्सनालिटी से या किसी मतलब जिसको हम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि वो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं कि जी उसके बाल ऐसे हैं तो मेरे बाल भी जो है तो वो इस तरह होने चाहिए, या उसकी बॉडी फिजिक जो है तो वो ऐसी है वो मेरी भी जो है तो वो इस तरह होनी चाहिए। तो बिल्कुल हो सकती है बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं तो आपके उसके मुताबिक जो है तो आपकी सोच के मुताबिक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और अक्सर लोग जो हमारे पास आते हैं वो उतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। इन शॉर्ट कि उनकी होप्स जो है तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी उम्मीदें या उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, उसके अगेंस्ट में वो उतना करना नहीं चाहते। तो जब वो उतना करेंगे नहीं तो डेफिनेटली जो है तो वो उस टारगेट जो उनका अचीवमेंट है उसके ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि बॉडी फिटनेस के हवाले से आपके तो माशाल्लाह घर में जो है तो एक इंस्ट्रक्टर भी और अपने आप को फिट रखने वाला शख्स जो है तो वो मौजूद है। आप देखें कि वो कितना सेक्रीफाइस करता है अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपने सिक्स पैक्स को मेंटेन करने के लिए, या इवन अपने मसल्स की टोन को, अपनी जॉ लाइन को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, ठीक है, अपने शोल्डर्स, तो उसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं तो वो सामने रखी होती हैं, वाफिर मकदार में मौजूद होती हैं, मैसर होती हैं, लेकिन वो उनको नहीं खाते, ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है, वो उनको नहीं खाते हैं। जबकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग, हमारे भाई के मतलब वो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब उनको कोई मतलब तली हुई चीज़ और मीठी चीज़ सामने आए और वो उसको जो है तो वो अपने पेट में जो है तो उतार लें। आजकल का सबसे जो मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ वो ये है कि वो जो नौजवान तबका है हमारे, जैसे इन्होंने बबलू की बात की, इसी तरह के बहुत सारे बबलू हैं हमारे माशरे में, बहुत सारे जो है तो ये जो टीन एजर्स लड़के हैं इनके अंदर जंक फूड का इस्तेमाल जो है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब नॉर्मल जो खाना घरों में बनता है जिसको हम रोटी, सालन, गोश्त, सब्जी, दाल या इस तरह, या दाल चावल, इस तरह की चीज़ें जो घरों में बनती हैं वो चीज़ों से ये बेजार नज़र आते हैं। मतलब इन चीज़ों की तरफ इनकी रग़बत जो है तो वो नहीं होती। और अब तो फैसिलिटीज़ भी इतनी मौजूद हैं कि खाना लगा और उन्होंने देखा ओह सब्ज़ी पकी है, मैंने नहीं खाना, और रोला डाल दिया और फिर जो है तो वो फ़ोन मिलाया और वो पिज़्ज़ा लेके जो है तो वो घर पे आ गया, बर्गर लेके घर पे आ गया। आप देखें बदलते ज़माने के साथ ना आप लोगों को अपनी टेक्नोलॉजीज बदलनी चाहिए। अब मैं आपको एक इनोवेटिव तरीका बताती हूँ, अब आप उसके ऊपर कोई और सोल्यूशन निकालें। एक डायरेक्ट आउटलेट बनाए स्टमक से बाहर खुलने का। देखिए प्रैक्टिकल, क्या पता दुनिया में कभी हो जाए ऐसे। हाँ, हमने मुंह के जायके के लिए ऊपर से खाया, खाते ही साथ में 5 मिनट में निकाल दिया। इसके लिए कुछ दवाएं तो मौजूद हैं, जो दवाएं कुछ मौजूद हैं जो दी जाती हैं कि अगर आपने कोई चीज़ खा ली है और वाकई आप सिंसियर हैं अपने आप के साथ, सिंसियर आप किसी और के साथ नहीं हैं, आप अपने आप के साथ, पहले आपको अपने आप से सिंसियर होना पड़ेगा और फिर आप किसी दूसरे के साथ जो है तो वो सिंसियर हो सकते हैं। पहले आपको अपना टेक केयर करना पड़ेगी, फिर आप किसी दूसरे की जो है तो वो टेक केयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी टेक केयर नहीं करेंगे तो आप दूसरे की क्या हक टेक केयर करेंगे, आप तो खुद टेक केयर के लिए तो वो काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ दवाएं मौजूद हैं, ऑर्लिस्टिट कहते हैं उसको मेडिकल की ज़बान में, कि अगर आपने कोई चिकनी चीज़ खा ली है या कोई हाई कैलोरी फूड जो है तो वो इस्तेमाल कर लिया है, तो वो आप एक टैबलेट जो है तो उस खाने के साथ खा लें, तो उसका जो एक्सेस पोर्शन है, फैटी पोर्शन है, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी और वो पॉटी के जरिए जो है तो वो एक्सक्रीट कर देगी और वो आपका जुज़्वे बदन नहीं बनेगा। आपकी डाइट जो है तो ऑटोमेटिक लो कैलोरी हो जाएगी। लेकिन देखें कि आप दवाओं का सहारा क्यों लेते हैं, मतलब आज क्या ज़रूरी है कि दवा पे नहीं चाहिए ना, स्पेसिफिक नाली चाहिए डॉक्टर साहब। लेकिन आप देखें कि ये इस चीज़ को करने के लिए ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है कि आप जो है तो अपने नॉर्मल
जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस करें और अलबत्ता ऐसा जरूर है कि आपके मैदे के साइज को जो है तो वो छोटा किया जाता है, मैदे को जो है तो वो काट दिया जाता है, ट्यूबल बना दिया जाता है ताकि ग़िज़ा जो है तो वो उसके अंदर कम आए और आप ज़्यादा ना खा सके, और अगर आप ज़्यादा खा लें तो आपको वॉमिटिंग हो जाए और आप वॉमिटिंग के ज़रिए उस चीज़ को जो है वो बाहर निकाल दें और वो एब्जॉर्ब ना हो बॉडी में। ठीक है, और एक छोटा सा ब्रेक है और जी ब्रेक के बाद हम आते हैं, कॉल भी हमारे पास है, वो ब्रेक के बाद हम अटेंड करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, विल बी राइट बैक। बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। जी कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आफिया। या साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हनीफ को भी मेरा बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम या भाई। डॉक्टर साहब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि डॉक्टर आफिया हमेशा जहाँ भी प्रोग्राम करती है बड़ा इंफॉर्मेटिव करती हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ हमें कन्वे जरूर करती है, तो हम उनसे हमेशा लिंक अप रहते हैं। आपने जो बात की ना डॉक्टर साहब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने फोन ही इसीलिए किया, आपका ये जुमला था ना कि दूसरों का ख्याल करने के लिए अपना ख्याल करना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अपनी केयर नहीं करते। जब हम अपनी केयर नहीं करेंगे, हम हेल्दी नहीं होंगे, दूसरों का हम क्या ख्याल करेंगे। लेकिन आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि अब खाने की बात की ना, तो अब बच्चे हमारे नॉर्मली दे डोंट ईट फूड, जो हम रेगुलर जो हमको हमेशा जंक टाइप की चीजें चाहिए होती हैं और वो वेजिटेबल बनती हैं, जैसे आपने कहा, तो वो कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही, और फिर रात के 11:30 बजे कहेंगे हमें कुछ लाके दे दें बाहर से, हमें भूख लग रही है। तो अब हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, हम इस तरह की चीजें खाने के इतने आदी हो चुके हैं और यकीन हम सफर भी करते हैं। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? हम अपनी उस नॉर्मल रूटीन पे कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इतनी आसान, पहले तो एक्सेस ही नहीं होती थी, अब तो हर जगह बिरयानी और हलीम की दुकानें खुल गई हैं, तो आसानी से मिल भी जाता है, पहले तो मिलता भी नहीं था। तो हम इतने जबान के चटखारे के लिए अपने जिस्म को भी तबाह कर रहे होते हैं, तो वो इसका क्या सोल्यूशन है? हम कैसे इससे निजात हासिल कर सकते हैं? साहब जी सबसे पहले आंसर मैं करूंगी। जरूर। आपने सिचुएशन बताई है, ऐसे ड्रामे मैंने बहुत डाले हैं। क्यों? अब मैं आज आपको रीजन बताती हूँ, और शायद मेरी अम्मा भी सुन रही हो तो उनको भी बताती हूँ। क्योंकि जब मैं टेबल पे आती थी और जो पका हुआ होता था वो मेरा खाने का दिल नहीं चाहता था, कहती नहीं भूख ही नहीं लग रही। फिर मैं उस वक्त कहती थी भूख लग रही, जब मुझे पता है कि वो खाना अब नहीं आ सकता है, ख़त्म हो गया है, तो जाहिर सी बात है बाहर से कुछ आएगा। तो फिर मैं ड्रामा डालती थी 11:30-12 बजे, ताकि बाहर से कुछ डिलीवर किया जाए। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपके बच्चों को जो पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग खाना बनाएं घर में, वो ज़्यादा बेहतर हो। बच्चे पता है आते वक्त इसीलिए कहते हैं कि भूख नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो बाद में ड्रामा डालेंगे तो बाहर से आएगा खाना। मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। डॉक्टर साहब मैंने तो इसलिए कि मैंने बताया। देखिए हम कभी भी, मैं ये कहूंगा कि हम बच्चों को जरूर, मतलब ये कि उनको नहीं तरसाएं, उनके खाने पीने के दिन होते हैं, हमें उन्हें जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके दौर में, जिस दौर में आज वो जिंदा हैं, जिस दौर में सांस ले रहे हैं, मतलब वहाँ पे पिज़्ज़ा भी है, वहाँ पे जो है तो वो हंटर बीफ भी है, वहाँ जो है तो वो बर्गर भी है, और नहीं, और मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, लेकिन हंटर बीफ आप बच्चे तो आमतौर पर नहीं खाते, ज़्यादातर जो है तो मैच्योर किस्म के लोग जो हैं वो मैंने देखा है कि वो, और आपका जिंगर बर्गर भी है, चीज़ वाली चीज़ें भी हैं, और उसके अंदर जो है तो ब्रोस्ट जो है तो वो भी हैं। तो इस ज़माने में जबकि ये तमाम चीज़ें, बिरयानी आपने बताया कि हर जगह बिरयानी की दुकानें खुली हुई हैं, आइसक्रीम्स की जो है तो वो मुख्तलिफ वैरायटीज़ मौजूद है, योगर्ट जो है तो वो आइसक्रीम की शक्ल में आ गई है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो आप देख लें। तो मैं ये नहीं कहता कि इनके जायके से बच्चे आशना ना हों, बिल्कुल हों, ठीक है, लेकिन वंस इन अ ब्लूम कभी कभी जो है तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। वीकेंड पे हो गया, कभी 15 दिन में हो गया, महीने में 2 दफ़ा हो गया, कभी आप ब्रंच पे भी ले जाते हैं फैमिली को। डेफिनेटली आपने बाहर खाना है, एक फैमिली डिनर होता है हफ्ते में, नहीं तो कम से कम 15-20 दिन में, महीने में एक आध डिनर जो है तो वो बच्चों के साथ बाहर होना चाहिए। आप उनको स्टेक्स भी खिलाते हैं, कभी आप उनको चाइनीज़ पे ले जाते हैं, कभी आप उनको जो है तो वो ये जो फास्ट फूड की जो शॉप्स होती हैं वहाँ ले जाते हैं, कभी आप पिज़्ज़ा खिला रहे होते हैं उनको। तो यहाँ तक तो ठीक है कि आप हफ्ते में 15 दिन में एक आध मरतबा जो है वो इन चीज़ों से बच्चों को आशना कराएं और वो उनको दें। लेकिन ये जो रूटीन में बच्चे जो रोज़ाना खा रहे होते हैं अपने कॉलेजेस में, स्कूल में, समोसे, पेटीज़ या ब्रोस्ट, और उसके साथ जो है तो वो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये चीज़ें जो है तो फिर अवॉइड करें, ठीक है। रूटीन, ऑरेंज, वाइट सभी, ठीक है, तमाम इन चीज़ों को अवॉइड करें, उनको हैबिट डेवलप करें कि नॉर्मल जिस तरह हम लोग खाते थे
एक खाना बनता था, हम 8-9 बहन भाई और सब लोग जो है तो वो खाना खाते थे, बड़े खुशी से खाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बहन भाई आज जो हैं वो सेहतमंद भी हैं और शुक्र है अल्लाह का, मतलब उन्होंने अपनी जो एजुकेशनल जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब भरपूर एजुकेशनल अचीवमेंट्स जो हैं तो वो हासिल किए हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि हमारे पेरेंट्स जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की और फ़ख्र की बात है। लेकिन ट्रेनिंग, जो पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग थी वो इस तरह की थी कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। तो आपके बच्चों पर आपका होल्ड होना जो है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ दोस्ताना माहौल ज़रूर हो, उनको अच्छे बुरे के हवाले से जो है तो वो डिस्कशंस हों, उनके साथ काउंसलिंग्स हों, उनके साथ जो है तो वो बैठें, कुछ बातें उनकी सुने, कुछ बातें जो है तो वो अपनी उनके साथ जो है तो वो शेयर करें। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को हम बाहमी अफ़ाम और तफ़हीम से जो है तो वो हल कर सकते हैं। वरना नौजवान नस्ल जो है वो बेराह रवी का शिकार तो हो रही है। अगर हमने इसको अभी नोटिस नहीं लिया तो ये अपनी सेहत के हवाले से जो है तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और हमें एक अच्छे सेहतमंद, अच्छे रोशन पाकिस्तान के लिए जो है तो वो सेहतमंद नौजवानों की ज़रूरत है। मोटे भद्दे नौजवान और ओवरवेट नौजवान जो हैं वो कभी भी सेहतमंद जो है तो किरदार अदा नहीं कर सकते। उनकी कारकर्दगी जो है कभी भी हल्के पतले दुबले छरीरे जिस्म वाले नौजवान के बराबर जो है तो वो नहीं हो सकती। इसकी लाइव एग्जाम्पल जो है वो आज कल आपको अमेरिका में मिलेगी। आपको पता है अमेरिका का जो यूथ है उसमें 70% यूथ जो है वो वेस्ट है। वेस्ट इसलिए है बिकॉज ना वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ना वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, ना वो कोई स्किल सीख रहे हैं। वो सिर्फ घरों में पार्टियां और ये और वो और इन सब चक्रों में लग गए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, वहाँ पे काम कौन कर रहे हैं? हम लोग जो यहाँ से जाते हैं हम लोग काम कर रहे हैं। तो अमेरिका इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल बनता जा रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद अमेरिका को आज से 3-4 साल 50% पॉपुलेशन, 50% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार है। एंड ओबीस, ठीक है, वेरी ओबेसिटी का शिकार है। और उनकी ओबेसिटी की मेन रीजन जो है वो यही है कि उनका फास्ट फूड कल्चर और उनका जो है तो वो लाइफ स्टाइल, ये दोनों चीजें जो है तो वो ओबेसिटी की वजह बनती हैं। यही चीजें हमारे माशरे में जो है तो वो सर वहाँ पे बच्चा ड्रग्स में, जी बिल्कुल, यही चीज़ें हमारे माशरे में जो है तो वो सरायत करती चली जा रही हैं। और जो बीइंग सेंसिबल पाकिस्तानीज, हमें जो है तो वो सोचना होगा। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपनी फैमिली के स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपनी बिरादरी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो मोहल्ला कमेटियाँ हैं, मतलब वो तमाम चीज़ें, तमाम लोग जो हैं वो मिल के इन चीज़ों को नोटिस करें और नौजवानों की जो है तो तरबियत सही राह पर करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन के हवाले से भी आज एक मखसूस दिन है, लोग जो है तो वो उसको मुख्तलिफ अंदाज से जो है तो मना रहे हैं। कहीं पाबंदियां भी लगी हैं, कहीं जो है तो वो पकड़ा दकड़ी भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें, हर दिन जो है तो वो प्यार करने के लिए, हर दिन जो है तो वो मोहब्बत के इजहार के लिए है। आपका फैमिली स्ट्रक्चर जो है तो वो इतना बाउंड होना चाहिए, इतना जो है तो खूबसूरत होना चाहिए, आपका सोशल सर्किट इतना खूबसूरत होना चाहिए कि आप हर रोज़ लोगों को अपने को करीब महसूस हों, हर रोज़ लोगों को लगे कि आप उससे प्यार करते हैं, हर रोज़ आप ये एहसास दिलाएं। डॉक्टर साहब, आई नो व्हाट यू सेइंग, हर रोज़ ये सब कुछ करना चाहिए, हर रोज ये सब कुछ होना चाहिए। पर डॉक्टर साहब, कभी कोई चीज स्पेसिफिकली किसी दिन हो ना तो वो अच्छी लग रही होती है, ज्यादा धूमधाम से और ज्यादा उससे फील होती है। मैं बहुत ज्यादा इख्तिलाफ भी नहीं करता और बहुत ज्यादा जो है तो वो उससे मतलब प्रोमोट भी नहीं करता। एक दरमियाना सा रास्ता जो है तो वो मैं समझता हूँ कि हर चीज के लिए निकाल लेना चाहिए। और हमने भी इस तमाम मतलब सोसाइटी के रुझान को देखते हुए हमने भी एक अनाउंसमेंट कल जो है वो अपने एशियन इंटरनेशनल की तरफ से की है। और हमारे पास तो परसों से कर रहे हैं। जी, आपके पास भी कर दी है कि इस मखसूस दिन के हवाले से जो है तो वो हमने तकरीबन 50% जो है तो वो डिस्काउंट हेयर ट्रांसप्लांट पे ऑफर किया है। और उस पे काफ़ी जो है तो वो लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। और आजकल ये कुछ सिस्टम बन गया है, कुछ मार्केट का ट्रेंड बन गया है कि आप जो है तो वो तमाम जो कंपनीज हैं वो किसी खास दिन के हवाले से जो है तो वो कोई डिस्काउंट ऑफर्स जो है तो वो कर रही होती हैं और लोग जो हैं तो वो मतलब उनको अवेल कर रहे होते हैं। तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम डिस्काउंट ऑफर करें और वो लोग उसको अवेल करें जो पूरे प्राइस में या नॉर्मल प्राइस में अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं। और वो सिर्फ अपना हेयर ट्रांसप्लांट हमसे एशियन में इसलिए नहीं करा पाते हैं कि चार्जेस जो है तो वो उनको ज़्यादा लगते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको भी हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें। कोई ना कोई बहाने जो है तो वो बनाते हैं, निकालते हैं, कोई राह जो है तो वो डेवलप करते हैं उनको एडॉप्ट करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो वो आपकी बेनिफिट के लिए जो है तो वो की जा रही होती हैं। आपको
फैसिलिटेट करने के लिए जो है तो वो की जा रही होती है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप बड़े उसके साथ हंदा पेशानी के साथ जो है तो इसको बड़ा वार्म वेलकम कहते हैं और बहुत हमेशा जो है तो वो पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। तो आज हम आजकल के हिसाब से बात कर रहे थे, जिसमें ठीक है हम लोग आजकल के हिसाब से वो डाइट पैटर्न्स और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि वो इस तरह के हो गए हैं और कुछ जगहों पे आप ऐसे आजकल के बच्चे भी बहुत आइसोलेशन एक तो उनको अच्छी लगती है। एक चीज़ आइसोलेशन में वो अपने सोशल मीडिया के साथ होते हैं, फिर वोकल बहुत हो गए हैं, माँ बाप का मतलब कोई एहतराम लिहाज वाली चीज़ ही नहीं रही है। तो अभी जो आया साहब का सवाल था वो इसलिए था कि देखिए वो बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत फिर वोकल होते हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। जिस तरह वो मजदूर साहब का बेटा भी उनको ब्लैकमेलिंग करता है, फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। माँ बाप की ना कमजोरी उनके बच्चे होते हैं। देखिए प्यार जो है वो हमारे वालिदैन ने भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मतलब ये उनका प्यार ही है कि हम एक प्यार करने वाले इंसान के रूप में जो है तो वो ढल गए हैं। ठीक है, अगर हमने नफ़रत के जज्बात देखे होते तो हमारे अंदर भी नफ़रत के जज्बात होते। तो नेचुरली अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिलों में तो प्यार डाला ही डाला है। ठीक है, वो अपनी औलाद उनको सबसे ज़्यादा दुनिया की हर चीज़ से प्यारी होती है अपनी औलाद। ठीक है, वो उसका कोई भी दुख दर्द तकलीफ उदासी उसकी नहीं देखना चाहते, उनसे नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको जो है तो उस प्यार में हम उनको जो है तो वो गलत ख़राब कर दें, हम उनको गलत चीज़ें दे दें। हमारे अब्बू जो है तो वो एक जुमला कहते थे कि खिलाएं जो है तो वो सोने का निवाला और देखें शेर की निगाह से, मतलब हाँ चील की निगाह से या शेर की निगाह से कि एक आपके बच्चे के ऊपर आपका एक डर खौफ भी होना चाहिए। आप कितने ही उसके साथ फ्रेंडली हों, लेकिन आपको पता हो कि जब आप किसी चीज़ के लिए कहेंगे नो, मना करेंगे कि नहीं हो सकता, तो वो काम नहीं होगा। और अगर आपका बच्चा आपसे किसी चीज़ की, मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, वो मतलब हर चीज़ मुझसे डिस्कस करती हैं। उन्हें कहीं जाना होता है वो मुझे पूरा, मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ जाना है, कितनी देर जो है तो वहाँ लगेगी, कौन कौन जो है तो वो फ्रेंड्स होंगे, क्या चीज़ होगी। उस सारी चीज़ों को जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं यस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं नहीं, वो हम नहीं बेहतर समझते कि वहाँ उनको जाना चाहिए, तो वो हम स्ट्रिक्टली जो है तो वो मना कर देते हैं। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा मूड उनका वक्ती तौर पर ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन हम उनको किसी और तरीके से, अपने ज्यादा प्यार के इजहार से या किसी और दूसरे तरीके से उनको कभी आइसक्रीम खिलाने जो है तो वो बाहर ले गए, छोटी सी चीज़ है, उनको जो है तो कभी कॉफ़ी पिलाने के लिए बाहर की तरफ ले गए, या साथ में बैठ के घर में कोई जो है तो वो पिना कोलाटा बना लिया, घर में खाने के बाद जो है तो लेमनेड जो है तो मिंट लेमनेड जो है तो वो बना लिया और सब लोगों ने बैठ के जो खा लिया। कोई फ्रूट्स लेके आप जो है तो वो बैठ गए और आपने काटना शुरू किया और वो सबको थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ शेयर करके जो है तो खाना शुरू किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेहत देती हैं और बहुत ज़्यादा जो ख़राब चीज़ें हैं उनसे आपको जो है तो वो महफूज रखती हैं। हल्के हल्के वक्त माँ बाप के पास भी जो है तो वो वक्त की कमी होती चली जा रही है। पेरेंट्स, आप ज़्यादा एहसास किसको होगा? पेरेंट्स, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, यही चीज़ पे आ रहा हूँ कि पेरेंट्स जो है तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हमारा प्रोफेशन है बीइंग अ डॉक्टर, हमारी कमिटमेंट्स अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं और अगर आप थोड़ा सा उसमें नाम बना लेते हैं, थोड़ी सी आप शोहरत हासिल कर लेते हैं और आप अपने काम को अच्छा करने लगते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, तो लोग और ज़्यादा जो है तो वो आपके पास चले जाते हैं। आपकी लाइफ जो है तो वो आपके पेशेंट्स किसके साथ जो है तो वो मशरूत होती चली जाती है, कमिटेड होते चले जाते हैं, आपका टाइम जो है वो आपके पास कम होता चला जाता है। तो इस सर्कमस्टेंसेस में फैमिली को बैलेंस करना जो है तो काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिश होती है कि उसको जो है तो वो बैलेंस किया जाए, बैलेंस रखा जाए। जो भी टाइम उनके साथ गुजारा जाए वो क्वालिटी का टाइम हो, ठीक है, वो भले क्वांटिटी उस टाइम की कम हो लेकिन क्वालिटी टाइम हो। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सक्सेस हूँ और मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। मतलब अगर उनको मैं किसी चीज़ के लिए मना कर दूँ, आई एम डेड कॉन्फिडेंट कि नहीं, वो कभी भी जो है तो उस चीज़ पे इसरार नहीं करेंगे। वंस आई से नो नो नो, सही बात है। अच्छा, खैर इसमें स्ट्रैटेजीज होती है, ये पेरेंटिंग की पूरी क्लास हो जाएगी भाई। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से या बालों के हवाले से या मोटापे के हवाले से, ग्लूटाथायोन पे थे डॉक्टर, ग्लूटाथायोन के हवाले से हम बात कर रहे थे। कैप्सूल्स पे भी बात कर रहे थे। अब इसमें जो दोनों चीजें होती हैं, ग्लूटाथायोन में कैप्सूल्स भी होते हैं और इंजेक्शन भी होते हैं। ग्लूटाथायोन क्रीम और ग्लूटाथायोन साबुन भी आते हैं, फेस वॉश के अंदर भी ग्लूटाथायोन होता है, साबुन भी आते हैं जिसके अंदर जो है तो वो ग्लूटाथायोन। ऑप्शन है, देखिए जितने
जितने भी फेस वॉश होते हैं उनमें तो इतनी कोई एब्जॉर्प्शन जो है तो मैं समझता नहीं होती, वो वक्ती तौर पे आपको जो है फॉर द टाइम बीइंग एक सॉफ्ट स्किन का या थोड़ी सी फ्रेश लुक स्किन का जो है तो वो एहसास देते हैं। लेकिन जो चेंज जो आता है, अगर कोई चेंज आ सकता है तो वो किसी हद तक जो लगाने वाली क्रीम होती है उनकी डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि वो स्टे करती हैं, काफ़ी देर तक रहती हैं। जो फेस वॉश या साबुन है वो तो आप 1 मिनट 2 मिनट, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा तो आप नहीं करते होंगे कि आप उसको अपने चेहरे पे जो है तो वो मसाज करें या रगड़ें। क्रीम्स का हमने हमेशा सुना है कि इनका मॉलिक्यूलर साइज इतना होता है कि वो एब्जॉर्प्शन अनटिल वो सीरम फॉर्म में हो, दैट इज डिफरेंट, लेकिन अगर वो क्रीम लोशन फॉर्म में तो उनका एब्जॉर्प्शन साइज नहीं है। हाँ, तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है तो वो सीरम फॉर्म में भी जो है तो वो अवेलेबल हैं, जिसमें जो है तो वो हाइलुरोनिक एसिड्स हैं, बोटुलिनम है और एजेलिक एसिड है, उसके साथ साथ जो है आपका कोलेजिन है। व्हाट इज दिस कोजिक एसिड? कोजिक एसिड एक सब्सटेंस है जो आपके मेलानोसाइट्स को जो है तो वो कम करता है। आपकी जो उसकी जो एक्टिविटी है, आपके जो सेल्स बनते हैं, काले सेल्स जो बनते हैं, उनका जो एंजाइम्स रिलेटेड एक्टिवेशन का सिस्टम है वो उसको जो है तो वो ब्रेक करता है। और कोजिक एसिड जो है तो वो टॉपिकल इस्तेमाल के लिए होता है, यानी कि अगर कहीं आपके ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स जो हैं तो वो मौजूद हैं, मेलाज़मा है, झाइयाँ हैं, फ्रेकल्स हैं, आपके नकल्स जो हैं तो वो ब्लैक हो गए हैं, या इवन के टोन स्किन की जो है तो वो डार्कनेस की तरफ चली गई है, तो कोजिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड प्लस जो है तो विटामिन सी प्लस मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट प्लस जो है तो आर्बिटिनिन और बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं इस तरह की क्रीमों में, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विद अप्रोप्रिएट परसेंटेज। द परसेंटेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोजिक एसिड जो है तो वो कितने परसेंट है, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड जो है तो वो कितने परसेंट है, उसमें विटामिन सी कितने परसेंट है, मॉलिक्यूलर साइज जो है तो वो क्या है, उसके अंदर मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट है वो कितने परसेंट है, उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जब एक डॉक्टर की नॉलेज में होती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा पहुंचा सकता है अपने क्लाइंट को। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि खाने वाली चीज़ें और लगाने वाली चीज़ों के साथ साथ जो मॉडर्न डर्माटोलॉजी है, जो आज की जदीद डर्माटोलॉजी है, वो प्रोसीजरल डर्माटोलॉजी है। मतलब व्हाट वी बिलीव, जो कॉस्मेटिक स्पेशली जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जो खूबसूरती के हवाले से जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं, उसमें खाने वाली और लगाने वाली दवाओं से ज़्यादा रोल जो है तो वो प्रोसीजर्स का है। ठीक है, अब हम कुछ मुख्तलिफ प्रोसीजर्स की तरफ जो है तो वो आते हैं और आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ प्रोसीजर्स क्या क्या। जो है डॉक्टर साहब, isn't it an irritant? ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड किसी हद तक अगर आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो है तो वो इस्तेमाल करेंगे तो वो इरिटेंट होगा, आपकी स्किन जो है तो वो लाइट रेड जो है तो वो हो सकती है, स्वेलन हो सकती है, आंखों के अंदर थोड़ी सी बर्निंग हो सकती है अगर आपने आंखों के करीब वाले हिस्से में लगाया है। तो यही मैंने कहा कि परसेंटेज इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो दवा आपके डॉक्टर ने विद द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज जो है तो वो किस परसेंटेज में शुरू की है। हाउ गुड इज कोकोनट ऑयल? Coconut oil is a good moisturizer and you can apply on your scalp, और अगर आप बॉडी के ऊपर भी अगर ड्राई सीजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इवन फेस पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। यू कैन यूज़ द कोकोनट ऑयल, यू कैन यूज़ द आलमंड ऑयल, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे आर ऑल मॉइस्चराइजर। एमोलियंट कहलाएंगे या मॉइस्चराइजर कहलाएंगे। ऐसे लोग बाज़-औक़ात उनको जो है तो वो ड्राई स्किन की डिजीज़ होती है, जीरोसिस होता है, उनकी स्किन के ऊपर सर्दी के मौसम में स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं, मछली की तरह के जो है तो वो छिलके स्किन के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली उनको एमोलेंट ड्राई एक्जिमा हो जाता है, खुजाते हैं या कपड़े पहनते हैं तो उस जगह पे जो है तो वो ड्राइनेस सफेद से भूसी की तरह जो है तो वो स्किन उतरने लगती है। तो जब आप बहुत तेज गर्म पानी से नहाते हैं, अपनी आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो जो एब्जॉर्ब हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो उनको एमोलिएंट की जरूरत पड़ती है। तो सादे तरीन एमोलिएंट जो हैं तो ये आपके घर के जो ऑयल होते हैं ये सादे तरीन एमोलिएंट हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट पेट्रोलियम जेली है, इसको आप जो है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ायदे की चीज़ें हैं, इनमें नुकसान कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं, मिसाल के तौर पे कि मिलाजमा है, जो डीप सीटेड मिलाजमा है, आपकी झाइयाँ पड़ गई हैं और वो अंदरूनी लेयर्स के अंदर जो है तो वो मौजूद हैं, तो वो कितनी भी आप लगाने वाली दवाएं इस्तेमाल करेंगे, आप स्किन को पील करते चले जाएंगे, स्किन जो है तो बारीक हो जाएगी और मिलाजमा जो है तो वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए बहुत हद तक जो है तो एक तो खाने वाली दवाएँ भी इफेक्ट करेंगी, प्लस कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर मेन जो प्रोसीजर्स है मिलाजमा, जिससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, वो मीज़ो टेक्निक है। मीज़ो टेक्निक में ये होता है कि हम कोई भी दवा मिलाजमा को ख़त्म करने वाली, लाइक
विटामिन सी लाइक कोजिक एसिड या मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट या ग्लूटाथायोन, इस तरह की दवाएं जो हैं वो और डिफरेंट विटामिन्स हम उसका महलूल जो है तो वो सिरिंज के ज़रिए एक मखसूस निडल के ज़रिए और मशीन के ज़रिए आपकी स्किन की जो डिपर लेयर्स होती है जहाँ पे मेलानोसाइट्स जो है तो वो स्टे करते हैं, वहाँ पर इंजेक्शन के ज़रिए उन चीज़ों को जो है तो वो अंदर लगा दिया जाता है। तो उससे रिस्पांस जो है तो वो काफ़ी क्विक होता है और उससे फ़ायदा होने के चांसेस जो है कंपैरेटिवली जो है तो वो ज़्यादा होते हैं और क्विक और तेज़ रिस्पांस आता है। तो इसी तरह एक्नी के स्कार आपके बन जाते हैं। एक्नी के स्कार आमतौर पे लगाने वाली दवा से या किसी भी और प्रोसीजर से ठीक नहीं हो सकते, लेकिन जब हम उसको 2-3 कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक हम उसको माइक्रोडर्म अब्रेजन करते हैं, सीवियर जो है तो वो माइक्रोडर्म अब्रेजन के साथ पीलिंग करते हैं, उसके साथ साथ हम सीवियर जो है तो वो केमिकल पीलिंग करते हैं, प्लस फ्रैक्शनल लेजर करते हैं, प्लस माइक्रोनीडल थेरेपी करते हैं, उसमें पीआरपी का सीरम जो है तो ऐड करते हैं। तो विद द कॉम्बो टेक्निक विद ऑल दीज टेक्निक्स जो है तो वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स एंड एक्नी स्कार्स जो है तो वो ग्रेजुअली सबसाइड होना शुरू होते हैं। और स्किन आपकी जो है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई सिचुएशन ही हो, एक इंसान जो एक चीज अच्छी है, साफ लग रही है, देखिए आपका फर्नीचर कमरे में अच्छा सेट हुआ हुआ है, हाँ सेट हुआ हुआ है, बड़े पॉइंट के बाद आप सोचेंगे ना थोड़ा उसको रिफ्रेश किया जाए, जरूरी नहीं कि वो फर्नीचर खराब हो गया, फर्नीचर ठीक है, आप बस उसको एक रिफ्रेश करने की कोशिश करें, आप उसके ऊपर से पॉलिश कर दें, उसके ऊपर साबुन का कपड़ा जो है तो अगर आपका इस चीज का रेक्सीन का बना हुआ है या उस तरह के मैट किसी कपड़े में बना हुआ है तो आप सर्फ और साबुन का कपड़ा ही आप अगर उसके ऊपर जो है तो वो मार के और उसको अच्छी तरह से बाजों का जो वैक्यूम होता है आपका वैक्यूम क्लीनर, आप अपना अगर वेलवेट का है या इस तरह के फैब्रिक का है, वैक्यूम क्लीनर आप उसके ऊपर कर दें तो वो शाइन करने लगता है। तो सेम जो है तो वो आपकी स्किन के हवाले से चीज़ें हैं कि अगर आप उसके ऊपर माइक्रोडर्म अब्रेजन का ट्रीटमेंट जो है तो वो लेते हैं और ग्रेजुअली मतलब ऑफ एंड ऑन उसको लेते रहते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर जो डे बाय डे तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, जो मौसमी असरात से स्किन जो है तो वो डैमेज हो रही होती है, डेड हो रही होती है, या जो मुस्तकिल आप कॉस्मेटिक्स जो है तो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से स्किन सेल्स आपके डैमेज हो रहे थे, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर जो है तो वो नहीं मिल रही होती। तो इस तरह के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करके, बहुत ही सॉफ्ट एंड सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं, इनको आप अडॉप्ट करके अपनी स्किन को और बेहतर से बेहतर जो है तो वो बना सकते हैं, कर सकते हैं। मेरी स्किन के हवाले से अक्सर लोग जो है तो वो सवाल करते हैं कि मतलब आप वही चीज़ें हमें एडवाइस करें। मैं तारीफ अपनी नहीं कर रहा, लेकिन मैं लोगों की एक साइकी जो है तो वो बता रहा हूँ कि आप वही चीज़ें हमें एडवाइस करें जो आप अपनी स्किन के ऊपर जो है तो वो इस्तेमाल करते हैं, या आपकी स्किन जो है तो इतनी ग्लो करती है, इतनी अच्छी है। तो मेरा तो आपको पता है कि रूहानी मतलब मेरी जो है तो स्पिरिचुअल थोड़ी सी अटैचमेंट्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद 3 मरतबा 4 मरतबा रोज़ाना जो है तो वो वज़ू करता हूँ और वज़ू से रहता हूँ, तो इससे जो है शायद स्किन के ऊपर जो है तो वो अच्छे असरात आते हैं। मुंह जो है तो वो कई दफ़ा धुल जाता है इस बहाने। तो आपने अभी हम जब यहाँ पे बैठते हैं चैनल पे तो कुछ थोड़ा सा हमने इसको लाइटिंग के इफेक्ट्स को करने के लिए हल्का फुल्का सा जो है तो वो पफ़ी भी जो है तो वो फेस को कराया हुआ होता है। तो जब आप वज़ू करते हैं, अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होगा, आप वज़ू करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाएंगी और आपकी स्किन जो है तो दोबारा से फ्रेश हो जाएगी और वो उसको ऑक्सीजन मिलने लगेगी। तो सफाई जो है वो मतलब निस्फ ईमान है। तो आप अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की सफाई रखते हैं तो आप मैं ये समझता हूँ, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आधी से ज़्यादा जो स्किन डिजीज़ हैं वो सिर्फ अपने आप को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखने से जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे जो हमने आपको बताया, माइक्रोडर्म अब्रेजन है, केमिकल पीलिंग है, रिसर्फेसिंग है, ये भी एक तरह की डीप सफाइयाँ हैं, गहरी सफाइयाँ हैं। मतलब आपकी स्किन को ऊपर से तो आप कर लेते हैं, साबुन से मुंह धो लिया, कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उसकी जो डीप लेयर्स होती हैं या ऐसी जो सेल्स उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ जो हैं तो वो जमा हो चुकी हुई होती हैं और उनको आपने पील ऑफ करना होता है, उनको साफ़ करना होता है। तो ये प्रोसीजर जो हैं वो सफाई का ही अमल है और ये जब सफाई का अमल एग्रेसिव फॉर्म में होता है, प्रोफेशनल हैंड्स में होता है, तो आप यकीन जानिए कि आपकी स्किन जो है तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। डार्क सर्किल के हवाले से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि डार्क सर्किल्स जो है तो वो ठीक नहीं होते, उसके लिए भी अब बहुत सारे जो है तो प्रोसीजरल डर्मेटोलॉजी जो है वो आप अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके डार्क सर्किल्स में भी जो है तो इम्प्रूवमेंट आएगा। बेशक हम आपको खाने की दवाएं भी देते हैं, आपको ऊपर से लगाने की दवाएं भी देते हैं, लेकिन जब हम उसकी मेसोथेरेपी करते हैं, हम उसका PRP ट्रीटमेंट करते हैं,
उसकी जो है तो माइल्ड सी जो है तो बहुत ही माइल्ड किस्म की जो है तो वो पीलिंग करते हैं, या हम उसमें जो है तो ब्राइटनिंग सीरम्स के जो है तो वो इंजेक्शंस लगाते हैं। तो हमें इवन के फैट ट्रांसफ़र जो है एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है कि आप बॉडी का फैट्स लेके और इनमें ट्रांसफ़र करवा लें, तो उससे भी डार्क सर्किल जो है तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे जो आप अपनी स्किन को और अपने आप को बेहतर करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। और मेरे यहाँ एशियन में इन प्रोसीजर्स के चार्जेस जो है तो बड़े रिजनेबल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हर कोई जो है तो उससे बेनिफिट हासिल कर सकते। थैंक यू रोशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा तो मैं क्या करती। जहाँ पे आप हमको इजाजत दीजिए, उतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।